गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी आधुनिक मानव के उद्भव के विषय में, जिसमें हमने ये देखा था कि विद्वानों में इस विषय के ऊपर काफ़ी विवाद है कि आधुनिक मानव का जो उद्भव है वो एक ही स्थान पर हुआ या अलग अलग स्थानों पर हुआ। तो इस संबंध में हमारे सामने दो मॉडल प्रस्तुत किए गए थे, एक प्रतिस्थापन मॉडल और एक क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों मॉडल समझ में आए होंगे। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो प्रारंभिक मानव के निवास स्थलों के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम ये जानते हैं कि प्राचीन काल में जो आदि मानव था वो जंगलों में निवास करता था। जंगलों में पेड़ों पर रहते हुए वो अपना जीवन यापन करता था, घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था। शिकार आदि के द्वारा, अपमार्जन के द्वारा, इन सब के द्वारा वो जो है अपना भोजन प्राप्त करता था। आज हम बात कर रहे हैं प्रारंभिक मानव जीवन की, जो पेड़ों से गुफाओं और खुले स्थानों पर उसने आवास बनाया। तात्पर्य है कि प्रारंभ में मानव जंगलों में पेड़ों पर निवास करता था, बाद में उसने खुले स्थानों को और गुफाओं को अपना निवास स्थान बना लिया था। तो कब से बनाया और किस तरीके से बनाया, यहाँ पर हम ये चर्चा करेंगे। तो देखिए, लगभग 4 लाख से 1,25,000 वर्ष पहले गुफाओं तथा खुले निवास स्थानों का प्रचलन हो गया था। तात्पर्य है कि 4 लाख से 1,25,000 वर्ष पहले ही मानव जो है वो जंगलों से निकल करके और खुले स्थानों पर और गुफाओं में निवास करने लगा था। अब इस बात के क्या प्रमाण हैं? तो इस बात के जो साक्ष्य या प्रमाण है वो हमको यूरोप के कुछ पुरास्थलों से मिलते हैं। इनमें दो पुरास्थल प्रमुख हैं। देखिए, दक्षिणी फ्रांस की एक गुफा है लेजरेट गुफा, और दूसरा है दक्षिणी फ्रांस के समुद्र तट स्थित टेरा अमाटा नामक एक स्थल। इन दोनों स्थलों से हमको ये पता चलता है कि जो प्रारंभिक मानव है वो पेड़ों के स्थान पर, गुफाओं में और खुले स्थानों पर अपना निवास स्थान बना चुका था लगभग 4 लाख वर्ष पहले ही। तो देखिए, यहाँ से क्या प्रमाण हमको मिलते हैं। दक्षिणी फ्रांस की जो लेजरेट गुफा है वहां से हमको 2 चूल्हों के साक्ष्य मिले हैं। चूल्हे मतलब जो आग जलाने के चूल्हे होते हैं, एक तो वो मिले हैं। इसके साथ साथ यहाँ से हमको विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री भी प्राप्त हुई है, जैसे फल, वनस्पति, इसके अतिरिक्त मछलियाँ और कुछ बीज आदि के जो साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, और जो 2 चूल्हों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, उनसे ये प्रतीत होता है कि आधुनिक जो प्रारंभिक मानव था वो गुफाओं में निवास करने लगा था। इसके अतिरिक्त तो दूसरा जो स्थल है दक्षिणी फ्रांस के समुद्र तट पर स्थित टेरा अमाटा का स्थल। यहाँ से कच्ची झोपड़ियों की, घास फूस की बनी झोपड़ियों और लकड़ी की बनी छत की, ऐसी कच्ची झोपड़ियों के जो अवशेष है वो हमको यहाँ से प्राप्त होते हैं। प्रारंभिक जो मानव है वो खुले स्थानों पर घास फूस की और लकड़ी की छत की बनी कच्ची झोपड़ियों में निवास करता था। तो यहाँ से ऐसे कुछ साक्ष्य मिले हैं टेरा अमाटा नामक स्थान से, जो दक्षिणी फ्रांस के समुद्र तट पर स्थित है। तो इससे भी विद्वान ये अनुमान लगाते हैं कि मानव गुफाओं के साथ साथ खुले स्थानों पर भी इस समय निवास करने लगा था। तो यहाँ पर बात आपके समझ में आ गई होगी कि लगभग 4 लाख से 1,25,000 वर्ष पहले ही मानव गुफाओं में और खुले स्थानों पर निवास करने लगा था। आगे हम बात करेंगे आग के नियंत्रित प्रयोग की। देखिए, जो अफ्रीका है, अफ्रीका के केन्या और दक्षिणी अफ्रीका का जो क्षेत्र है वहाँ से हमको कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जहाँ आग का प्रयोग किया गया होगा। संभवतः वहाँ से पत्थर के औजारों के साथ साथ, केन्या और दक्षिण अफ्रीका की कुछ स्थलों से पत्थर के औजारों के साथ साथ आग में पकाई गई मिट्टी के टुकड़े और जली हुई हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर विद्वानों में इस बात को लेकर के मतभेद है कि ये जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ये लगभग आज से 14 लाख से 10 लाख वर्ष पूर्व के हैं। इसलिए विद्वान इस बात को विवादित विषय ही मानते हैं कि इतने पहले मानव ने आग का प्रयोग कर लिया था। कुछ विद्वानों का ये मानना है कि संभवतः झाड़ियों आदि में अपने आप लगी आग के कारण से संभवतः ये ऐसा हुआ होगा, या फिर मानव ने इस समय नियंत्रित प्रयोग कर लिया था आग का। तो यहाँ पर देखिए, इस विषय में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर जो चूल्हों के साक्ष्य हमको मिले हैं दक्षिणी फ्रांस की लेजरेट गुफा से, उससे हमको ये प्रतीत होता है कि इस समय का जो मानव था वो आग का नियंत्रित प्रयोग करना सीख गया था। आग का नियंत्रित प्रयोग मतलब उसके नियंत्रण में थी आग। एक तो आग होती है जैसे जंगल की आग होती है जो अनियंत्रित होती है, प्राकृतिक रूप से लगी हुई आग अनियंत्रित होती है।
और जो हम खुद जला करके और उसको जब चाहे जब उसको शांत कर सकते हैं, जब चाहे जला सकते हैं, तो ये नियंत्रित प्रयोग कहलाता है आपका। तो मानव ने इस समय तक नियंत्रित प्रयोग करना सीख लिया था, क्योंकि चूल्हों के साक्ष्य से इस बात को प्रमाणित किया जा सकता है। तो यहाँ पर आग के नियंत्रित प्रयोग के फायदे क्या थे? तो देखिए बहुत सारे फायदे थे। गुफाओं में प्रकाश के लिए वो आग का प्रयोग कर सकता था। इसके अतिरिक्त सर्दियों में उष्णता गर्मी प्राप्त करने के लिए आग का प्रयोग कर सकता था। भोजन पकाने के लिए आग का प्रयोग कर सकता था। इसके अलावा जो खतरनाक जंगली जानवर होते थे उनसे सुरक्षा के हेतु ये आग का प्रयोग कर सकता था। तो बहुत सारे इसके उपयोग हो गए। अब हम बात करते हैं प्रारंभिक मानव औजारों के निर्माण की। हमने पहले बात की थी कि जो होमो है उसको आगे कई श्रेणियों में विभाजित किया गया, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस और होमो सेपियंस में। और हमने ये भी चर्चा की थी कि जो होमो हैबिलिस था वो सबसे पहले औजार बनाने वाले मानव की श्रेणी में आता था। तो जो होमो हैबिलिस है उसने सबसे पहले संभवतः औजारों का निर्माण किया था। तो ये जो औजारों के निर्माण का जो हमको प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहाँ से मिलता है? तो देखिए पत्थर के औजार बनाने के प्राचीनतम जो साक्ष्य हैं वो हमको अफ्रीका की इथियोपिया और केनिया से प्राप्त होते हैं। इन दो स्थलों से प्रारंभिक जो पत्थर के औजार हैं वो हमको मिले हैं सबसे पहले। इसका तात्पर्य है कि सबसे पहले मानव ने इन्हीं स्थानों पर औजारों का निर्माण किया होगा। अब औजारों का निर्माण किस मानव ने किया होगा? क्या होमो ने किया या ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने किया? तो कुछ विद्वानों का ये मानना है कि संभवतः ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने सबसे पहले औजार बनाए होंगे। यहाँ पर ये कुछ विवादित विषय है, क्योंकि हमने बात की थी कि होमिनिड जो श्रेणी थी उसको हमने दो भागों में विभाजित किया था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो। अब यहाँ पर हमने ये भी बात की थी कि जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था उसके जो आगे के दो पैर थे लचीले होते थे, परंतु वो उनको हाथों के रूप में प्रयोग तो करता था लेकिन वो सीमित तौर पर कर पाता था। तो संभव है कि उसने औजार बनाए भी हों और यह भी संभव है कि उसने औजार नहीं बनाए हों। और होमो हैबिलिस जो श्रेणी हमने बनाई है संभवतः उसी ने सबसे पहले औजार बनाए हों। तो यहाँ पर संभावनाएं व्यक्त की गई है कि संभव है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने पहले औजार बनाए हों और उसके बाद में होमो के अंतर्गत होमो हैबिलिस ने ये औजार बनाए हों। तो यहाँ पर संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। तो हम तो यही मान करके चलेंगे, क्योंकि होमो हैबिलिस को इसी श्रेणी में विभाजित किया कि जो औजार बनाने वाला प्रारंभिक मानव था उसको हम होमो हैबिलिस कहते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं कि औजारों का निर्माण क्या स्त्री और पुरुष दोनों करते थे या केवल स्त्रियां करती थी या केवल पुरुष ही करते थे? तो देखिए यहाँ पर संभावना ये जताई जा रही है कि ऐसा संभव है कि स्त्री और पुरुष दोनों ही औजारों का निर्माण करते थे, अलग अलग प्रकार के औजार बनाते थे। अब देखिए लगभग 35,000 वर्ष पहले भालों एवं तीर कमानों का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। तात्पर्य यह है कि पहले मानव जो है वो शिकार के लिए औजारों का प्रयोग करता था, परंतु ऐसे औजारों का प्रयोग करता था जो हाथ में पकड़ करके और चलाए जाते थे। बाद में धीरे धीरे शिकार मिलना कम हो गया। अधिक दूर तक शिकार करने के लिए और जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा को देखते हुए मानव ने फेंक कर चलाने वाले हाथी जो औजार थे उनका निर्माण कर लिया था। तो ये जो फेंक कर चलाने वाले औजार थे वो कौन से थे? भाले और तीर कमान। तो इन भालों और तीर कमानों का प्रयोग मानव ने कब से प्रारंभ कर दिया था? तो लगभग 35,000 वर्ष पहले इनका प्रयोग इसने प्रारंभ कर दिया था। आगे हम देखते हैं कि सुई जैसे औजार का प्रयोग भी किया गया। मानव ने धीरे धीरे औजारों के अंतर्गत औजार निर्माण में दक्षता प्राप्त कर ली थी और उसने बहुत बारीक औजार बनाना भी सीख लिया था, जैसे सुई जैसे किसी औजार का प्रयोग करना। क्योंकि जो सिले हुए कपड़ों का पहला साक्ष्य हमको मिलता है वो मिलता है 21,000 वर्ष पुराना। इसका तात्पर्य है कि इस समय तक मानव सिले हुए वस्त्र पहनने लग गया था, अर्थात 21,000 वर्ष पहले ही मानव ने सिले हुए वस्त्रों का निर्माण कर लिया था, क्योंकि वो सुई जैसे औजार का प्रयोग करने लग गया था। और इसके अतिरिक्त मानव ने और अधिक दक्षता प्राप्त की औजार निर्माण के अंतर्गत। तो उसने हड्डी, सींग, हाथी दांत और लकड़ी आदि पर नक्काशी करना अर्थात कुछ चित्रकारी करना, डिजाइनिंग बनाना भी सीख लिया था। संभव है कि हमने जो आज बात की है उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो हम चर्चा करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।